ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं एक राजनीतिक धमाके की, जिसकी गूंज कल रात 9:25 से सुनाई देनी शुरू कर दी है और वो गूंज थमने का नाम नहीं ले रही है। और इसके केंद्र में है जगदीप धनखड़। कल तक वो देश के उपराष्ट्रपति थे। उपराष्ट्रपति का पद, जो संवैधानिक पद है देश में, उसमें दूसरे नंबर पर आता है। पहले राष्ट्रपति, फर्स्ट सिटीजन, प्रथम नागरिक, और उसके बाद उपराष्ट्रपति। कल रात 9:25 तक सब कुछ ठीक ठाक था। मॉनसून सत्र का पहला दिन था। राज्यसभा में कार्रवाई का संचालन भी किया। भाई सभापति हैं, या मैं कहूं थे। पर रात 9:25 पर उन्होंने एक्स पर एक चिट्ठी साझा की, जो उन्होंने प्रथम नागरिक देश की राष्ट्रपति को लिखी थी। वो दरअसल उनका त्याग पत्र था। और त्याग पत्र का कारण क्या बताया उन्होंने? कि डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे रहा हूं। स्वास्थ्य लाभ, सेहत की दिक्कत थी, तो ये तो मॉनसून सत्र से पहले इस्तीफा दे देते। मॉनसून सत्र में, भाई मॉनसून सत्र संसद का कोई भी सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। आप और मैं अपने प्रतिनिधियों को वहां भेजते हैं कि हमारे सरोकार, हमारी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं, उन पर चर्चा होगी, कानून बनेंगे जिससे आपकी मेरी जिंदगी बेहतर हो। तो पहले दिन का संचालन कर लिया। 9:25 को याद आया। अब सवाल यहां पर यह है, उन्होंने त्यागपत्र खुद दिया है, वो हट गए या हटाए गए हैं? और इसके पीछे वजह यह, जिसकी तफसील मैं आगे दूंगा, कि विपक्ष ने राज्यसभा में एक महाभियोग प्रस्ताव, एक इंपीचमेंट मोशन का नोटिस दिया जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इसे स्वीकार लिया। तो बस यहीं पर ऐसी तनातनी हुई कि नौबत इस्तीफे तक आ गई। नागवार गुजरा सरकार को यह कि हमने बनाया, हम जो कह रहे हैं वैसे करना पड़ेगा। और इस बात के खिलाफ डट गए, अड़ गए क्या? जगदीप धनखड़। और इसमें सबसे अहम बात जो आ रही है, इस्तीफा दिया 9:25 पर और स्वास्थ्य का हवाला दिया, तो तांता लग जाना चाहिए था। सेहत की मनोकामना के लिए शुभकामनाओं के ट्वीट तो भर जाने चाहिए थे। हर केंद्रीय मंत्री को कुछ ना कुछ बेस्ट विशेस देनी चाहिए थी। पर प्रधानमंत्री मोदी, और उन्होंने भी 15 घंटे बाद ट्वीट किया। 15 घंटे बाद। बाकी किसी भी केंद्रीय मंत्री का कोई ट्वीट नहीं है। और अगर सेहत खराब है उपराष्ट्रपति रहे व्यक्ति की, चलिए इस्तीफा कबूल हो गया है, उसके अलावा कोई चारा भी नहीं था संवैधानिक रूप से, तो जगदीप धनखड़ के घर आज तो तांता लग जाना चाहिए था वेल विशर्स का। सब जगह चुप्पी, खामोशी। ऐसा क्यों? अंदर खाने क्या हो रहा है? इस पर आपकी राय, आपके सुझाव और आपके सवाल, जो अब सीधा सवाल के अहम हिस्सा बन चुके हैं, उनका रहेगा इंतजार। तो आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं जगदीप धनखड़ की। अब वो देश के उपराष्ट्रपति नहीं हैं। कल देर रात उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा दे दिया या इस्तीफा लिया गया है? अब यह अपने आप में लाख टके का सवाल बन गया है, क्योंकि जगदीप धनखड़ कह रहे हैं कि भाई डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए और स्वास्थ्य देखभाल को प्राथमिकता देने के लिए मैं तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे रहा हूं। 9:25 पर कल जो पहला दिन था संसद सत्र का, मॉनसून सत्र का,
सेहत खराब थी, डॉक्टरों ने ऐसी सलाह दी थी, इतने महत्वपूर्ण पद पर आप हैं, आप सभापति हैं, चेयरमैन हैं अपर हाउस के, सारी चर्चाओं का संचालन करना आपकी बड़ी जिम्मेदारी है, तो पहले बता देते, इस्तीफा हो जाता, बात खत्म। हाय तौबा, बवाल ही नहीं कटता। अब इस्तीफा लिया गया है या इस्तीफा दे दिया, इस सवाल पर आते हैं तो एक टाइमलाइन कल की आपके सामने मैं पेश करता हूं। 11 बजे संसद की कार्रवाई शुरू हुई, राज्यसभा की भी, तो जगदीप धनखड़ मौजूद थे। 11:45 पर ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग हुई, वो सदन में मौजूद थे। 12:30 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की पहली बैठक हुई कि भाई आगे क्या क्या मुद्दे कब कब उठाए जाएंगे, यह सबसे अहम होता है। तो विपक्ष के नेता भी थे, जिसमें नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, और सदन के नेता केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के जेपी नड्डा, और संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो मौजूद थे। फिर उसके बाद क्या हुआ, अब इस पर गौर कीजिएगा। महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में सरकार थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ, भाई घर में बोरे पकड़े गए पैसों के, वो लोकसभा में ला रहे थे, पर इस बीच राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने 63, 50 की जरूरत होती है, एक नोटिस दे दिया इंपीचमेंट मोशन का, महाभियोग प्रस्ताव का, और इसे स्वीकार लिया जगदीप धनखड़ ने। और कोई चारा भी नहीं बचता, 50 से ज्यादा अगर सांसद ऐसी मांग कर दें। अब यह जानकारी 4:07 पर प्राप्त हो गई, सरकार को पता लग गई। 4:30 बजे दूसरी बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होनी थी, जो 12:30 वाली में पहले ही तय हो गया था कि भाई पूरी बातों पर सहमति नहीं बनी है तो एक और मीटिंग कर लेते हैं 4:30 बजे। लेकिन इस मीटिंग में विपक्ष तो पहुंच गया, जेपी नड्डा नेता सदन, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री नहीं गए, पहुंचे ही नहीं। और उसके बाद 9:25 पर एक ट्वीट साझा करते हैं चिट्ठी का, जो जगदीप धनखड़ ने माननीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखी कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। और एक बार उपराष्ट्रपति इस्तीफा दे दें, जो अनुच्छेद 67A है संविधान का, तो वो तत्काल प्रभाव से लागू हो जाता है। उसमें हुल उज्जत या भाई हम स्वीकारते नहीं, ये नहीं करते, कोई मतलब नहीं। तो ये इस्तीफे की नौबत कैसे आ गई, क्या हुआ उन 2.5 घंटे में? कांग्रेस के नेता जयराम रमेश, राज्यसभा सांसद भी हैं, उनकी बात माने तो उन्होंने कहा 5 बजे तक तो वो उपराष्ट्रपति के साथ थे, यानी कि जब जगदीप धनखड़ के साथ। 7:30 बजे फोन पर भी बात हुई। 12:30 बजे उन्होंने बीएसी की अध्यक्षता भी की थी जगदीप धनखड़ ने, तब तो किरण रिजिजू और जेपी नड्डा मौजूद थे। 4:30 बजे ये दोनों नहीं पहुंचे। दोनों नेताओं ने अपने ना आने की सूचना भी नहीं दी। दोपहर 1 बजे से शाम 4:30 बजे के बीच जरूर कुछ गंभीर बात हुई है, और उसका नतीजा क्या, इस्तीफे में तब्दील हो गया। सरकार को इतना बुरा लगा कि भाई हमें बता देते, हमारे सांसद भी दस्तखत कर देते। भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाने वाली सरकार, वो मौका क्या विपक्ष को दे दिया, और जानबूझकर दे दिया क्या जगदीप धनखड़ ने? पर जगदीप धनखड़ तो बात बात पर मल्लिकार्जुन खड़गे को, कांग्रेस के नेताओं, विपक्ष के नेताओं को रोकते टोकते नजर आते थे। यह इतना बदलाव कैसे हो गया? और सेहत का जब हवाला दिया जाए तो फिर तो एक बाढ़ आ जानी चाहिए थी स्वास्थ्य लाभ की, सरकार की तरफ से, बीजेपी के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से। पर एक चुप्पी, दर्शकों, पूरी चुप्पी सरकार की तरफ से, कोई रिएक्शन नहीं। पहली रिएक्शन जो आई वो प्रधानमंत्री मोदी की।
आज दोपहर 12:13 पर उन्होंने एक संदेश लिखा एक्स पर, पूरे 15 घंटे बाद, 10 मिनट कम लगा लो, 12 मिनट। और क्या लिखा, हिंदी में मैं वहां पर इसका तर्जुमा डाल रहा हूं, अंग्रेजी में क्या है कि श्री धनखड़ जी हैज गॉट मेनी अपॉर्चुनिटीज टू सर्व आवर कंट्री इन वेरियस कैपेसिटीज, कि देश को सेवा करने के कई मौके मिले, कई भूमिकाओं में सेवा का अवसर मिला। विशिंग हिम गुड हेल्थ, मैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूं। एक लाइन का संदेश। अब विपक्ष इस पर कह रहा है, सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, इफ बीइंग कोल्ड एंड कर्ट हैड अ फेस, इट्स दिस ट्वीट, सच इंडिफरेंस। यानी कि किसी को परवाह नहीं, सेहत बिगड़ गई, पद छोड़ दिया, 2 साल अभी बचे हुए थे। एक भी केंद्रीय मंत्री का कोई ट्वीट नहीं, जगदीप धनखड़ के घर जाकर उनसे मिलने की एक भी तस्वीर आज नहीं दिखाई दी। सामान्य परिस्थितियों में तो रेला लग जाना चाहिए था ना, ताता, अरे भाई क्या हुआ धनखड़ साहब, चिंता दिखानी चाहिए थी, पर कोई चिंता नहीं। ऐसी खामोशी क्यों? यह बात इतनी कहां बिगड़ी? अब खबरें यह भी आ रही हैं, बताया जा रहा है सूत्रों के हवाले से कि विपक्ष को जगदीप धनखड़ ने भरोसा दिया था कि ना सिर्फ जस्टिस वर्मा के महाभियोग प्रस्ताव, बल्कि जस्टिस शेखर यादव, वो जिन्होंने काफी कुछ बदजुबानी की थी, के खिलाफ दिए गए महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर भी विचार करने को तैयार हैं। और जगदीप धनखड़ ने तो उनसे यहां तक कहा कि मंगलवार को वो सदन में इस बात का जिक्र भी कर सकते हैं। तो क्या सरकार को लगा विभीषण की भूमिका में आ गए जगदीप धनखड़? दर्शकों, भारत में, भारत के हमारे आजाद इतिहास में आज तक किसी उपराष्ट्रपति ने बीच अपनी टर्म में इस्तीफा नहीं दिया। 2 इस्तीफे हुए हैं, वीवी गिरी और वेंकटरमन के, वो क्योंकि राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे थे। ऐसे बीच में पद किसी ने नहीं छोड़ा। और ऐसी चुप्पी और बेपरवाही वो भी देखने को नहीं मिलती। तो विपक्ष में तो जोश है, सरकार खामोश है। ये क्या इशारा हो रहा है? मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं इस्तीफे की वजह उन्हें और सरकार को मालूम है, हमारा इससे कोई मतलब नहीं है। पप्पू यादव कह रहे हैं इतनी आसानी से इस्तीफा तो नहीं हुआ है, खेल तो बहुत ही गहरा है, बहुत बड़ा गेम हो रहा है। मनोज झा आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं मुझे इस सरकार की कुछ चीजें जो बेहद परेशान करती हैं, उसमें गैर पारदर्शिता इनकी पहचान बन गई है। संजय राउत एक और राज्यसभा सांसद हैं, कह रहे हैं पर्दे के पीछे बहुत कुछ हो रहा है, दिल्ली की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। सितंबर में बहुत कुछ होता देखा जाएगा। अंदर खाने एनडीए में कुछ खलबली है और ये टाइमिंग, ये क्या कहता है, इसी पर आज चर्चा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, हटे धनखड़ या हटाए भी गए हैं, ये भी जोड़ सकते हैं, कुछ तो है गड़बड़ और सरकार खामोश। क्यों खामोश है भाई? और विपक्ष में जोश। फ्रंट फुट पर आने का मौका मिला है क्या विपक्ष को? चर्चा में मेरे साथ केसी त्यागी, लोकसभा और राज्यसभा सांसद दोनों रह चुके हैं, बेहतरीन सांसद रहे हैं, जगदीप धनखड़ के व्यक्तिगत मित्रों में भी हैं और उनका जो राजनीतिक करियर कैसे शुरू हुआ उसके साक्षी भी हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं मोहन प्रकाश जी, मेरे आग्रह पर स्टूडियो भी आने को तैयार हो गए। इन्होंने भी जगदीप धनखड़ को शुरुआती करियर से लेकर आज तक ट्रैक किया है और इनका, जगदीप धनखड़ का परिवार दरअसल मूलतः कांग्रेसी है और 12 साल के करीब वो कांग्रेस में रहे, कांग्रेस के विधायक भी रहे हैं। और 4 पत्रकार
जो इस घटना को लगातार ट्रैक भी कर रहे हैं। दो तो स्टूडियो में हैं, जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अभय दुबे, विनोद अग्निहोत्री, आदेश रावल कंसल्टिंग एडिटर हैं मॉलिटिक्स के, और कांग्रेस में अंदर खाने क्या सुगबुगाहट है, क्या खबरें हैं, और ये जो खबरें बताई जा रही हैं, नहीं जी वो बता रहे थे, मैं तो महाभियोग पर अभी जस्टिस शेखर यादव का भी जिक्र कर दूंगा, आज के दिन की बात थी। और एक और वरिष्ठ पत्रकार और सत्यहिंदी.com के नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं आशुतोष भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अब केसी त्यागी, भाई तबीयत नासाज थी, डॉक्टरों की सलाह थी, स्वास्थ्य प्राथमिकता है, तो कल तो पहला दिन था मॉनसून सत्र का, तो मॉनसून सत्र से पहले यह सलाह तो मिल गई होगी, दे देते इस्तीफा। पहले दिन अध्यक्षता भी कर ली ऊपरी सदन की, और रात को 9:25 पे इस्तीफा दिया जा रहा है। गले उतरता है आपके? संदीप जी, आपका जो विद्वतापूर्ण विश्लेषण है उसमें बहुत सारे सवाल उठे, और मेरे सामने आपने ऐसी दुविधा पैदा कर दी कि मेरे राजनीतिक जीवन के शुरुआती जो मेरे स्ट्रीट फाइटिंग डेज थे उसके सबसे महत्वपूर्ण साथी मोहन प्रकाश, जिनके साथ 50 साल पहले समाजवादी आंदोलन में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी, वो हमारे सामने आपने बिठा दी। अब इनसे मैं बहस नहीं करना चाहूँगा, लेकिन कुछ चीज़ें जो आपने कही हैं उनका ज़रूर जवाब मैं देना चाहूँगा। धनखड़ जी से भी मेरी मुलाकात 35 साल पुरानी है। चौधरी चरण सिंह जी की मृत्यु के बाद जब देवीलाल जी लोकदल के नेता हो गए थे तो मुझको भी और धनखड़ जी को भी उन्होंने लोकसभा का उम्मीदवार बनाया था। मैं गाजियाबाद से और वो राजस्थान से, और वो जीत करके आए थे, मैं भी जीत करके आया था। फिर रोज़ हमारा उठना बैठना रोज़मर्रा का हो गया था, चूँकि जनता दल के अंदर भी गुटबाजी में हम एक ही गुट के साथ थे। फिर मंडल कमीशन की अनुशंसाएं लगी तो मैं वीपी सिंह जी के साथ चला गया, मोहन प्रकाश जी भी, और हम साथ तो हम ग्राफिक्स में दिखा रहे हैं केसी त्यागी साहब। मुद्दा ये है कि ये इस्तीफा, इस तरह से इस्तीफा दिया जाना, ये इस्तीफा दिया है कि लिया गया है? देखिए, ऐसा है कि जो लोग आज उनके इस्तीफे पर सवाल उठा रहे हैं, उन्होंने, जैसे आपने कहा ना कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दे दिया हो, तो आज तक ऐसा भी नहीं हुआ कि किसी उपराष्ट्रपति के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी लाया गया। और जो हमारे कांग्रेस पार्टी के मित्र हैं, जो उनके सबसे मुखर प्रवक्ता हैं रमेश जी, उन्होंने 10 दिसंबर को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया था जी, जिस पर 60 से ज़्यादा सांसदों के हस्ताक्षर थे। और चूंकि हरिवंश जी ने उनको तकनीकी कारण पर निरस्त कर दिया था कि 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है, और उन पर आरोप था प्रोएक्टिव गवर्नमेंट होने का। मैं उस राज्यसभा में रहा हूं जिसमें अंसारी जी और कुरियन साहब दोनों कांग्रेस मूल प्रवृत्ति के थे, और बीजेपी की सरकार थी, संचालन तब भी होता था। और दोनों लोगों ने, मैं बिल्कुल जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, बगैर पक्षपात के उन्होंने चलाया, बल्कि कई अवसरों पर। फिर आप अतीत में जा रहे हैं, वर्तमान में साहब जो पक्के केसी त्यागी साहब वर्तमान की बात समझाइए ना, ये आपके गले उतर रहा है क्या? सीधा सा सवाल है। जिस तरह से ये इस्तीफा हुआ, अगर डॉक्टरी सलाह थी तो वो संसद सत्र की अध्यक्षता करने के लिए तैयार ही नहीं होना चाहिए था, पहले दे देते। संदीप जी, आप अतीत में जाए तो ठीक है, मैं अतीत में जाऊं तो गलत है। आप कह रहे हैं कि आज तक जो है, आज तक ऐसा नहीं हुआ। मैं कह रहा हूं ऐसा हो चुका है। नॉन कॉन्फिडेंस आया इसी नेता के खिलाफ, और मैं उनके इस्तीफे वो तो विपक्ष कर रहा था, यहां सत्ता पक्ष का भरोसा उठ गया था क्या उपराष्ट्रपति पर?
और उपराष्ट्रपति सेहत का हवाला देकर इस्तीफा दे रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के ट्वीट जो 15 घंटे बाद आया, उसके अलावा एक भी केंद्रीय मंत्री ना स्वास्थ्य लाभ की शुभकामनाएं दे रहा है, ना बेस्ट विशेस दे रहा है, ना कोई मिलने गया आज। ऐसा होता देखा है क्या आपने? ये कोई सामान्य स्थिति तो नहीं दिखती। मैं उनके स्वास्थ्य की भी शुभकामना करता हूं, मैं उनके स्वास्थ्य की भी शुभकामना करता हूं, लंबी उम्र की भी करता हूं, और उनको इस बहाने याद भी करता हूं कि उन्होंने हमारे वर्गों के लिए निरंतर सवाल उठाया। उन्होंने कृषि मंत्री की उपस्थिति में जो कहा, 2 लाइन पढ़ के सुनाना चाहता हूं कि हम अपने ही लोगों से नहीं लड़ सकते, हम उन्हें ऐसी स्थिति में नहीं डाल सकते जहां उन्हें अकेला ही लड़ना पड़े। और उनका उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अर्थशास्त्री और थिंक टैंकों के साथ परामर्श करके किसानों को लाभ पहुंचाने वाला कोई फॉर्मूला क्यों नहीं निकाला। तो यही बातें नागवार गुजर गई क्या? जगदीप धनखड़ जब तक सरकार के सुर में सुर मिलाते हुए बातें करते थे, टोका टोकी करते थे, रोकते थे विपक्ष के नेताओं को, तो ठीक थे। अब यहां पर खबरों के हवाले, सूत्रों के हवाले से हमें बताया जा रहा है नहीं, महाभियोग में वो जस्टिस शेखर यादव के नाम का भी जिक्र करने वाले थे आज, तो सरकार ने कहा भैया जाइए, हो गया। तो मतलब संवैधानिक पद में भी अगर कोई व्यक्ति उस पर आसीन है तो सरकार जो चाहेगी वैसा ही करना पड़ेगा। क्या यह संदेश भी कहीं निहित है? संदीप जी, कई बहुत ही रिनाउंड पत्रकार और विश्लेषक आपके चैनल पे मौजूद हैं। एक शुभचिंतक के नाते, एक मित्र के नाते, एक कॉमरेड के नाते मैं उन्हें याद कर रहा हूं, उनके स्वास्थ्य की कामना करता हूं। और छोड़ दीजिए आप भैरव सिंह शेखावत जी को, ग्रामीण पृष्ठभूमि से आकर के किसी उपराष्ट्रपति ने पहली बार प्रखरता के साथ हमारे वर्गों के सवाल उठाए। उनके ना रहने से हम लोगों को कष्ट भी है, वेदना भी है। बाकी क्यों इस्तीफा हुआ, कितने बजे हुआ, आपको कष्ट या वेदना है, थोड़ा आपको ताज्जुब नहीं लगता? केसी त्यागी साहब, प्रधानमंत्री ने तो ट्वीट किया, एक भी केंद्रीय मंत्री ने ट्वीट नहीं किया है, कोई मिलने नहीं गया। मतलब अछूत हो गए। जगदीप धनखड़ क्या राजनीतिक अछूत की स्थिति में आ गए एक ही दिन में, 24 घंटे में? मैं संदीप जी एक चीज जरूर आपके चैनल पे कहना चाहता हूं, ऐसा भी कोई उपराष्ट्रपति नहीं हुआ है, मैं उनके साथ भी रहा हूं, भैरव सिंह जी के साथ अमर मोहन प्रकाश जी, जिन्होंने इतना प्रोएक्टिव गवर्नमेंट एटीट्यूड दिखाया हो। वो विपक्ष के नेताओं को डांटते थे, हाँ, वो सरकार के मंत्री से ज्यादा सरकार को डिफेंड करते थे। ये भी ऑन रिकॉर्ड कीजिए आप। बिल्कुल। इसलिए आप अपना स्वतंत्र विश्लेषण करने के लिए आप करिए। मेरी जो संवेदनाएं थी, जो मेरा दुख था, जो मेरी तकलीफ थी, और उनका प्रो फार्मर जो एटीट्यूड है, उसको लेकर के हमने एक अपना हमदर्द कम किया है सरकार में। ऑन रिकॉर्ड में आपके ये भी अपना दर्ज कराना चाहता हूं। तो मतलब ये कंफर्टेबल सिचुएशन नहीं है। ये सवाल ये अभी कौनते रहेंगे और इनके जवाब कब मिलेंगे, कब अपनी चुप्पी तोड़ते हैं, तोड़ते भी हैं क्या जगदीप धनखड़, इस पर भी काफी कुछ डिपेंड करने वाला है। मोहन बाबू, सामान्य राजनीतिक कोई डेवलपमेंट होती रहती है, खबरें आती रहती हैं, इस सामान्य सी खबर लगती है या ये बहुत बड़ा राजनीतिक धमाका है? देखिए, पहली बार तो ये है कि ये नॉर्मल डिलीवरी नहीं है, नंबर 1। और नंबर 2, कई तरह के आजकल स्वास्थ्य का वो रहता है। लोग कहते हैं कि इकोनॉमिक हेल्थ अच्छी नहीं है, कोई कहता है फिजिकल हेल्थ अच्छी नहीं है, और जहाँ तक वो पॉलिटिकल हेल्थ का सवाल है, वो तो निश्चित तौर पर ही खराब है। प्रश्न ये है आज देश के सामने कि हम अपनी संवैधानिक संस्थाओं और संविधान, सर्वोच्च संविधान की जो पद हैं, उनको किस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। और सिर्फ धनखड़ जी का सवाल नहीं है, मतलब सुर में सुर मिलाना होगा, जबकि ऐसा कहीं नहीं है। नहीं, संवैधानिक पदों को निष्पक्षता का हवाला देखिए। सोमनाथ चैटर्जी भी लोकसभा स्पीकर थे, वो अपनी पॉलिट ब्यूरो के खिलाफ चले गए। मैं सुर की बात भी नहीं कर रहा हूं।
आप मेरे खिलाफ भी हों तो भी लोकतंत्र की परंपरा और लोकतंत्र का जो मूल है कि मुझे आपके आदर करना पड़ेगा। सम्मान पर जब ठोक लगती है, देखिए मैं इनको सन 80-82 से मैं जानता हूं, जब ये प्रतिभाशाली वकील के रूप में राजस्थान हाई कोर्ट में उभर रहे थे, तो ये बहुत एडजस्टिंग नेचर के हैं, ये मैं आपको बता दूं। और इनकी एक यूएसपी है, वो यूएसपी यह है कि अगर आपके सामने रहेंगे तो आपके सामने कटु वचन नहीं बोलेंगे, आपकी तारीफ करेंगे। यही वजह है अब सुनिए, कि बहुत सालों तक पॉलिटिकल विल्डरनेस, मतलब कहीं नहीं राजनीति के हाशिए पर पड़े रहने के बावजूद ये कमबैक भी कर लेते हैं। ये पॉलिटिकल आदमी ही नहीं थे। इनका जो छोटा भाई था वो पॉलिटिक्स में था, रणदीप। और ये अपने प्योरली वकालत में और सीढ़ियां चढ़ते हुए जा रहे थे, फिर सुप्रीम कोर्ट तक भी आए। लेकिन मैं इनका नेचर बता रहा हूं। दूसरा, ये जब बीपी सिंह सरकार में हुए तो आपको मैं याद दिला दूं, ये डिप्टी मिनिस्टर भले ही थे लेकिन इनको संसदीय कार्य मंत्री दिया गया था, ताकि इनका काम ही था कि सारे लोगों को मिला जुला के हंसी खुशी करके और रखें। मैं 2 चीजें आपके सामने और बताना चाहता हूं। जरा पता करिए कि ये किस गाड़ी में चलते थे, मालूम है आपको? नहीं, आप बताइए। टोयोटा। और एक और चीज ये भी पता करिए कि लंदन में क्या हुआ था। क्या हुआ था? अब हम क्यों बताएं, आपका पता करने का है। कर लेंगे पता, समझ रहे हैं जी। तो गाड़ी से क्या मतलब इसका? गाड़ी का मतलब यह है कि जहां लंदन का क्या ताल्लुक है, वो भी बताऊंगा। मतलब वो ट्रीटमेंट क्या सरकार अपने राष्ट्र, जो राष्ट्र का उपराष्ट्रपति है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट हो रहा था, इसका आप अगर पता लगेंगे तो मालूम पड़ जाएगा कि ये सरकार संवैधानिक संस्थाओं और व्यक्तियों के साथ, पदों के साथ किस तरीके से व्यवहार कर रही है। विभीषण की भूमिका में भी आ रहे थे क्या? नहीं, विभूषण कि आप लोगों के साथ उन्होंने कहा कि भाई महाभियोग की तैयारी करो, और स्वीकार लूंगा मैं नोटिस, जो स्वीकार भी लिया, सरकार को बताया नहीं। बहुत छोटी चीज है, ये बहुत छोटी चीज है। मैं कह रहा हूं कि अगर संवैधानिक पद पर कोई है तो जो अब तक आजादी के बाद तक का, अब तक का जो प्रैक्टिस थी, उसका कम से कम सरकार से कोई मतलब नहीं है। नहीं, आपके साथ पींगे बढ़ा रहे हो, जो आपने कहा कि ये जिसके साथ ये बड़े मिलनसार हैं, धनखड़ क्या करेंगे भाई? कुछ राजनीति की और कुछ आयाम तलाशने लगे। नहीं, और सरकार को आभास हो गया। उपराष्ट्रपति के बाद आदमी कहां क्या करेगा। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो घटनाक्रम है, ये एक दिन का घटनाक्रम नहीं है कि उसने वो कर दिया और उसने वो कर दिया। और धनखड़ साहब को भी याद रखना चाहिए था कि वो किराएदार थे, मकान मालिक नहीं थे। और बीजेपी का बहुत साफ है, और बीजेपी से भी ज्यादा श्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह का है कि रहना है हमारे यहाँ तो गुलाम की तरह रहो, चाहे वो कोई भी हो। और यही प्रैक्टिस चल रही है। और इसके चलते बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जब आदमी हर्ट होते बातें मान कर बीजेपी जो चाह रही थी वो करते करते राज्यपाल की भूमिका से, और वो राज्यपाल कम, वो नेता विपक्ष ज्यादा दिखाई देते थे ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ, वो उपराष्ट्रपति बने। ये भी बात दर्शकों के सामने आनी चाहिए। ना, ये है, मैंने उनसे जो राज्यपाल के रूप में जो काम था, मैं समझता हूं कि उनकी जिंदगी का सबसे खराब उनकी भूमिका थी, जिसको मैं हमेशा से कंडेम करता रहा, और उसके बाद शायद मेरी मुलाकात भी उनसे नहीं हुई। क्यों? कि जब आप संवैधानिक पद पर हैं तो उसकी न्यूनतम जो मान्यताएं हैं, उन मान्यताओं को तो उसका इनाम मिला ना? नहीं, उसकी सजा थोड़ा मिली। मैं इसका इनाम मिला, उपराष्ट्रपति बन गए। मैं कह रहा हूं कि उनको क्यों बनाया गया उपराष्ट्रपति। उनको लगा कि जिस तरीके से संविधान को छोड़कर, गरिमा को छोड़कर ये आदमी ममता बनर्जी से लड़ रहा है, तो इसको ले आओ और इसके माध्यम से विपक्ष के साथ भी यही व्यवहार करवाओ। और तो अंतरात्मा जाग गई कल। अंतरात्मा कल नहीं जागी,
या लेकिन- कुछ आपके साथ मिली भगत हो गई नहीं, हमारे साथ हमको मिली। जिसका आभास हो गया अरे सरकार भाई को। आप नहीं समझ रहे, हम तो पहले ही जीते हुए हैं पूरे जाट बेल्ट में हाँ। हैं, और हम राजस्थान में, हाँ। तो हमारा इनका आना इनके और तो नहीं गांव में भी बीजेपी आ रही है। नहीं, मैंने वो देख लिया आंकड़े। अरे भाई तो इनके गांव में थी कब बीजेपी? हाँ। ये तो जो लोग कांग्रेस या तो लोक नहीं, दल पर में, अब सुनिए, बहुत सारे लोग राजस्थान गांव का में किसान अब वो कह रहे हैं धनखड़ का कर दिया अपमान, हम हैं बहुत परेशान। देखिए, धनखड़ जी कभी भी किसानों के नेता नहीं रहे। ठीक है, एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी किसान के लिए जब बोलता है या किसी भी वर्ग के लिए बोलता है तो उसके मन तो उछलता है। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि राजस्थान में जाटों में कभी भी बीजेपी नहीं रही। पहले लोक दल था और कांग्रेस रही, बीजेपी तो नाम मात्र पे कहीं से लेकर आती है। परमानेंट किनारा कर लिया है। मैंने इसीलिए राजनीतिक अछूत बना दिए गए हैं। कोई एक्सपर्ट कोई संदेश भी नहीं दे रहा, ना कोई मिलने जा रहा। कांग्रेस के दरवाजे खुले हैं जगदीप धनखड़ के लिए। ये तो मूलतः कांग्रेस ही है। नहीं, कांग्रेस का देखिए, इनका परिवार, इनकी जो मानसिकता है, चूंकि देश में कोई भी अगर सेंसिबल आदमी है तो वो कांग्रेस को पसंद करेगा। ये सेल्फ सर्टिफाई नहीं, बता रहे क्यों क्योंकि जो भारत के मूल्यों को का आदर करता होगा, हाँ। वो निश्चित तौर पर कांग्रेस का मेंबर ना हो, लेकिन कांग्रेस को पसंद करने वाला हो। ठीक है, आदेश और सवाल ये है हाँ। कि धनखड़ जी को अभी भी सचेत हो जाना चाहिए, सचेत होना चाहिए। और ये कहानियां एक दिन की नहीं है, कई दिनों से ये पक रहा अभी था। और इसकी गूंज इनको सुनाई सुनिए, देगी। इनको सामान्य प्रोटोकॉल भी नहीं मिलता था। ये यहाँ तक नहीं, भी आप अभी तो पता कर देखने लीजिए। की बात यह है, फेयरवेल स्पीच देने की भी इजाजत मिलती है। वो विदाई संदेश तो भाई नहीं, ये देश के लिए खतरा है कि अगर हम इस तरीके से अगर हम मान्यताओं को, गरिमा को नहीं बनाएंगे तो कल ये मुल्क चलेगा कैसे? जैसे जब मन हो वोट काट दो, जब वोट हो तो वोट जोड़ दो और चुनाव जीत लो, और चाहे किसी का भी है उसका अपमान कर दो। जैसे चुनाव आयोग को भी आज इस तरीके से कर रखा है। हाँ। आज पूरा सांसद खड़ा हो रहा है वहां पर। ठीक है, लेकिन ये सरकार का कोई मतलब नहीं है। अभी पर जगदीप धनखड़ पर ही रहते हैं और कांग्रेस का जिक्र हो रहा था। आदेश, ये जो खबरें दी जा रही है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष को, खास कांग्रेस को भरोसा दिया कि भाई जस्टिस वर्मा का ही इंपीचमेंट मोशन का नोटिस स्वीकारा नहीं है, मैं तो जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव के नोटिस पर भी विचार के लिए तैयार हूं, कल इसका जिक्र करने वाला हूं, मतलब आज इसका जिक्र हो जाता। क्या इस तरह की बातें हुई थी? देखिए, जब जस्टिस वर्मा की इम्पीचमेंट की बात आई थी तो सरकार की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री खड़गे साहब से मिलने आए थे। तो उन्होंने कहा था कि ठीक है, इस पे हम सब सहमत हैं, लेकिन साथ साथ आप जस्टिस यादव के भी उसकी बात कीजिए। लेकिन सरकार ने जो जवाब दिया था वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। यानी सरकार पूर्ण रूप से इस पर राजी नहीं थी कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन ये जो कल जो इस्तीफे की बात हुई है उपराष्ट्रपति की धनखड़ साहब की, उसमें इस बात का जिक्र आ रहा है कि धनखड़ साहब ने अलग से भी एक हस्ताक्षर कराए गए एक चिट्ठी के ऊपर, एक ड्राफ्ट के ऊपर, जिसमें जस्टिस यादव को लेकर बात हुई थी। लेकिन इस बात की जानकारी शायद सरकार पक्ष को नहीं थी। और जस्टिस यशवंत वर्मा का जो इम्पीचमेंट का जो ड्राफ्ट था उस पे एलओपी राहुल गांधी के हस्ताक्षर थे। लेकिन इस बीच में एक महत्वपूर्ण बात ये आ रही है जो कि जांच का विषय है कि उपराष्ट्रपति के घर पे भी कुछ हस्ताक्षर हुए थे विपक्ष की तरफ से, और उसमें कुछ कांग्रेस पार्टी के नेता भी शामिल थे। इसीलिए आज सुबह 10 बजे के आसपास की बात है, 10 सवा 10 के आसपास की बात है, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे साहब ने एक स्टेटमेंट दिया कि ये हमारा मामला नहीं है, ये उनका मामला है, सरकार देखे हमें इसमें नहीं पड़ना है। लेकिन उसके बाद जो जयराम रमेश का स्टेटमेंट आता है, जो कांग्रेस पार्टी के मीडिया के इंचार्ज हैं, वो जिस तरीके से उन्होंने ये कहा कि नहीं, बहुत संविधान की जो प्रक्रिया है उसका बड़ा पालन किया, बड़े अच्छे आदमी थे धनखड़ साहब। तो फिर इसमें सवाल ये उठता है कि 6 महीने पहले जब आप अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे दिसंबर में, यही जयराम तब क्या हुआ था, और वो उस प्रस्ताव को इंडिया, हाँ, उसमें क्या हुआ था, उसमें जो ड्राफ्ट किया गया था उसमें जानबूझ के जगदीप धनखड़ के नाम की स्पेलिंग को मिस्टेक कर दिया गया था, जिसमें विपक्ष के 70 सांसदों के सांसद हो रखे थे और वो प्रस्ताव गिर गया था। तो उसमें भी एक साजिश नजर आती है, तो वो भी एक जांच का विषय है विपक्षी पार्टियों की तरफ से। लेकिन ये जो घटना है ना, ये देखिए, आप बार बार एक बात पूछ रहे हैं कि कोई उनसे मिलने नहीं गया, कोई उनका हालचाल पूछने नहीं गया। हालचाल पूछने तब जाए जब वो बीमार हों,
ये सबको पता बीमार नहीं है। बीमार थे वो दिसंबर में, जब वो एम्स में भर्ती थे, जब वो एम्स में भर्ती थे, वो फिर फोटो जनवरी अपॉर्चुनिटी में तो जब देते दिखते, वरना जनवरी की स्टार्टिंग देशवासी में। नहीं देख आदेश, आम आदमी के सामने संदीप जी, क्या संदेश एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। बताइए। देखिए क्या है, बीमार वो जब थे, जब वो एम्स में भर्ती हुए, उसके बाद जब बजट सत्र आया तो जैसे ही वो आके कुर्सी पे बैठे और स्टार्ट हुआ तो उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी, ममता बनर्जी रोज मेरी पत्नी को फ़ोन करके मेरा स्वास्थ्य के बारे में पूछती थी। तब वो बीमार थे, तब उनका इस्तीफा हो सकता था इस आधार पे। लेकिन कल 12 बजे से लेकर 4 बजे के बीच में जो 2 मीटिंग हुई एडवाइजरी कमेटी की, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि कल आप सब लोग मेरे घर पे लंच करने के लिए आइए। तो 4:30 बजे तक भी उनको इस बात का अंदेशा नहीं था। उसके बाद शाम को मध्य प्रदेश से कैबिनेट मंत्री आते हैं, उनके घर उनको डिनर पे जाना था, वहां भी तब तक भी उनको इस बात का अंदेशा नहीं था। तो नहीं, कुछ उपराष्ट्रपति घंटों के में ऐसा दफ्तर क्या हो गया? से दरअसल क्या बाकायदा हुआ ये है? जानकारी साझा की गई थी, एक सेकंड आदेश, कि कल आने वाला कल 23 जुलाई को वो जयपुर जाने वाले थे, क्रेडाई का एक कार्यक्रम था, उसमें शामिल होने वाले थे, तो उनके तो आगे के कार्यक्रम तय थे। तो ये इस्तीफा तो वैसे ही अपने आप में, इसमें ये जो हटे धनखड़, कुछ तो है गड़बड़, ये सवाल तो कौनता रहेगा। नहीं, गड़बड़ नहीं है, साफ साफ दिख रहा है कि उनका इस्तीफा लिया गया है। और यहाँ तक भी खबर बताई जा रही है कि जब उनसे इस्तीफा मांगा गया था, उससे पहले एक बड़े मंत्री के दफ्तर में बुला के एक पेज के ऊपर सांसदों के हस्ताक्षर लिए गए थे, ताकि ये कहा जा सके, देखिए अगर आप नहीं मानेंगे तो हमारे पास ये है, सांसदों का हस्ताक्षर है, मतलब उन्हीं के खिलाफ महाभियोग बीमार प्रस्ताव नहीं लाने है, वो सबको पता है की धमकी भी दी गई बीजेपी की तरफ से कि हम ले आएंगे नो कॉन्फिडेंस। गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड इस बार कांग्रेस की तरफ वाला नहीं होगा। राजनीति में संदीप जी, आदमी अपना काम जो पक्का करके चलता है, और ये सरकार जिस तरह की है, दरअसल सरकार ने ना एक मैसेज दिया है सभी जो महत्वपूर्ण पदों पे लोग बैठे हुए हैं कि अगर आप हमारे लाइन पे नहीं चलोगे तो आपका यही हाल होगा। ये इसमें एक जो फाइनल मैसेज है वो ये है। और प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है उसमें आधिकारिक रूप से उनको थैंक यू कह दिया गया है। जो बार बार ये बात कर रहे थे कि नहीं आप विचार कीजिए, नहीं उनका फेयरवेल स्पीच होगी, नहीं होगी, सरकार ने उनके फेयरवेल स्पीच की अनुमति नहीं दी। 67A में एक बार इस्तीफा दे दिया तो सरकार के ऊपर भी वो मंजूर नामंजूर का अधिकार भी नहीं है। वो तो हो गया इस्तीफा, अगर लिख दिया तो इन राइटिंग अगर आपने प्रेसिडेंट को दे दिया तो हो गया इस्तीफा। संदीप जी, नहीं, वो ये आप संवैधानिक बात कर रहे हो, मैं राजनीतिक बात कर रहा हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक बेहतर तरीका हो सकता था उनकी विदाई का। हाँ। उनको कह देते कि देखिए अब आगे आपको हमारा साथ नहीं चल सकता, कल आपकी फेयरवेल स्पीच है, आप आओ कल अपनी स्पीच दो और अपने शांति से अपने घर जाओ। लेकिन उनको फेयरवेल स्पीच का भी मौका नहीं दिया। दूसरा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ, वो मौका मिलेगा भी या नहीं, पर यहाँ पर जो हमारी लाइन टोन नहीं करेगा। हाँ, तो पर इसी में जो दूसरा पहलू है आशुतोष, वो ये, भाई सरकार बनाती है आपको उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति, जिसके पास नंबर्स हो, वो सत्ता पक्ष के पास होते हैं। तो सरकार को अंधेरे में रखकर अगर आप विपक्ष के साथ कुछ सांठगांठ करेंगे तो ये सरकार को कैसे कबूल होगा और क्यों होना चाहिए? देखिए संदीप जी, अगर आप मोहन प्रकाश जी को अगर थोड़ा और कुरेदेंगे तो आपको सच्चाई पता चल जाएगी। उनकी बात से मुझे पूरा अंदाजा है कि उनको एग्जैक्टली पता है क्या हुआ है। वो बहुत बातें उन्होंने लंदन लेके चले गए, उनको मालूम है क्या हुआ है। मैं एक बात आपको बता दूं कि ये अकस्मात कोई घटना नहीं हुई है। 2-3 दिन पहले की बात है, मैं कहीं बैठा हुआ था तो मुझे इस बारे में जानकारी मिली थी कि जगदीप धनखड़ जी बहुत ज्यादा आहत हैं, बहुत परेशान हैं, उनकी ईगो बहुत हर्ट हुई है और उनके साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से वो उसको पचा नहीं पा रहे हैं। मैंने सोचा ये तो होता रहता है सरकारों के अंदर, कोई भी हो, जब नेता बहुत पावरफुल होता है, उसके पास बहुमत होता है, तो वो ईगो फाइट तो होती रहती है, नाक की लड़ाई वो चलती रहती है। हाँ, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि जगदीप धनखड़ जी और पार्टी के बीच में या सरकार के बीच के रिश्ते वाकई में खराब हो गए थे। अब ये खराब होने के बाद जो उनकी ईगो हर्ट हुई है, जो उनके साथ दुर्व्यवहार या जो उनको लगता है कि मुझे आहत किया गया जानबूझ के,
क्या उस वजह से परेशान होकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया है या उनसे इस्तीफा लिया गया है? नहीं, इसमें आशुतोष देखिए, एक खबर मैं दर्शकों को बता दूं, ये सूत्रों के हवाले से है, कोई पुख्ता जानकारी नहीं है, पर जो बताया जा रहा है वो ये कि जब महाभियोग प्रस्ताव को लेकर नोटिस का स्वीकारना सरकार को मालूम हुआ तो एक बड़े मंत्री के यहां से फोन आया कि आपने ये क्या किया और ये क्यों किया और हमें जानकारी क्यों नहीं दी गई, और ये बात तीखी नोक झोंक में तब्दील हो गई। एंड धनखड़ ऑल्सो स्टूड हिज ग्राउंड। धनखड़ साहब ने बताया कि भाई मैं उपराष्ट्रपति हूं और ये मेरा अधिकार है, ये मेरा विशेषाधिकार है और ये मेरी ताकत है। तो फिर बताया गया, फिर सरकार ने दरअसल अपनी ताकत दिखाई और 9/25 पर इस्तीफा देने पर मजबूर कर दिया जगदीप धनखड़ को। आपकी बात सच हो सकती है, लेकिन जब मैं प्रधानमंत्री जी का ट्वीट देखता हूं, एक आदमी जो स्वास्थ्य की वजह से अपने पद से इस्तीफा देता है, इतना रूखा, और उसके ठीक नीचे अगर आप देखिए तो प्रधानमंत्री जी अजीत पवार को विशेष कर रहे हैं, उसके नीचे वो देवेंद्र फडणवीस को विश कर रहे हैं, उसके अलावा वो वीएस अच्युतानंदन को याद कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ धनखड़ जी के ट्वीट को अगर आप देख लेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि कहां पूरी तरीके से सिर्फ रस्म अदायगी की गई है और बाकी जगहों पे बाकायदा लोगों की बाकी मंत्रियों ने, बाकी किसी भी केंद्रीय मंत्री ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष या बीजेपी के और बड़े नेता, वो रस्म अदायगी भी नहीं की गई है। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि कुछ बहुत गहराई में जाके कुछ गजब तरीके का कुछ चीज हुआ है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से सन्नाटे में थी। प्रधानमंत्री जी को लगा रही है तो हो ही नहीं सकता, ये आदमी ऐसा कैसे कर सकता है जिसको मैंने गवर्नर बनाया, जिसको हुकुम मैंने सिंह पंवार हैं, ये सवाल लीजिएगा पीसीआर दोबारा से। हुकुम सिंह पंवार हैं हमारे दर्शक, वो स्वास्थ्य से जोड़ रहे हैं इस पूरी की पूरी राजनीतिक गतिविधि को। वो कह रहे हैं ऐसा लगता है कि स्वास्थ्य जगदीप धनखड़ का नहीं बल्कि लोकतांत्रिक प्रणाली का खराब हो रहा है। ये खराब बीच में वर्ड आप डालना भूल गए पीसीआर। देखिए बिल्कुल संदीप, एक बात हमको समझना पड़ेगा कि वो उपराष्ट्रपति थे, देश की दूसरी सबसे बड़ी संवैधानिक पद है, उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी एक गरिमा होती है। आपको लाख भी अगर आपके उनके साथ मतभेद हो तो भी उस पद का सम्मान होना चाहिए था, और मुझे लगता है कि सरकार के साथ आपको कदम ताल भी तो करनी होती है। आप आफ्टर ऑल सरकार जो चाहेगी, देखिए राष्ट्रपति भी जो संबोधन करती है वो सरकार से व्यक्त होता है ना, सरकार किन किन मुद्दों को चिन्हित करना चाहेगी, हाईलाइट करना चाहेगी, वो करना पड़ता है ना, ये भी एक हकीकत है। संदीप, जब चीजें पर्दे में होती हैं, झीलें पर्दे में होती हैं, तो उसकी गरिमा होती है। सबको मालूम है कि जो उपराष्ट्रपति बनता है, जो राष्ट्रपति बनते हैं, वो सारे के सारे सरकार के आदमी होते हैं। ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के किसी आदमी को उपराष्ट्रपति बना देगी या कांग्रेस किसी भारतीय जनता पार्टी के आदमी को उपराष्ट्रपति बना, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन मर्यादा क्या कहती है, मर्यादा और परंपराएं ये कहती है कि आप उस पद का सम्मान करते हुए झीले पर्दे में चीजों को रखें। यहां जो कुछ भी हो रहा था, जिस तरीके से मोहन जी ने कहा और जिस तरीके से आपके त्यागी जी ने कहा, दरअसल उस सारी सीमाओं का उल्लंघन खुद जगदीप धनखड़ जी थे, और इसलिए आज उनके साथ सिंपैथी नहीं हो सकती, क्योंकि लोकतंत्र के साथ जितना बड़ा चीरहरण उन्होंने उस पद पर रहते हुए किया, उसकी मिसाल भारत के इतिहास में, संवैधानिक इतिहास में नहीं मिलेगी। इसलिए आज उनके साथ सिंपैथी बहुत लोगों की बहुत कम है। किस तरह से देख रहे हैं सरकार ने, एक सेकंड आशुतोष, ये जो हुआ ये सामान्य तो नहीं है, ये हमारे लोकतंत्र के बारे में, हमारी संसद के बारे में और हमारी प्रणाली के बारे में क्या संदेश और संकेत मिल रहा है? नहीं, सीधे सीधे संकेत और संदेश ये मिल रहा है कि प्रणाली पूरी तरह से पटरी से उतर चुकी है। और जो आशुतोष कह रहे हैं, मैं इस बात से सहमत हूँ कि धनखड़ जी खुद भी जिम्मेदार हैं इस स्थिति के लिए। जो हम लोग जब वो राज्यसभा संचालित करते थे तो कई बार हम लोगों को बड़ा अटपटा लगता था, मतलब विपक्ष कोई सवाल उठाए इसके पहले सरकार या मंत्री खड़े हों, वो खुद जो है जवाब देने लगते थे। लगता था कि सरकार की तरफ से वो बोल रहे हैं, और जिस तरह हर बात को ऑथेंटिकेट करिए, मतलब कुछ भी अगर नेता विपक्ष या विपक्ष का कोई नेता बोलने को तैयार हो, धनखड़ जी ऑथेंटिकेट करवाने लगते थे। तो ये, और आज सिंपैथी इसीलिए नहीं है कि जिस संवैधानिक, चूंकि देखिए प्रोटोकॉल में वो दूसरे नंबर पे आते थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, फिर प्रधानमंत्री, ये प्रोटोकॉल है, और वो उस प्रोटोकॉल का पालन करवाना चाहते थे सरकार इसमें टाइमिंग देखिए, एक और कड़ी जोड़ रहे हैं। मोहन सिंह हाड़ा चित्तौड़गढ़ वासी हैं, ये लगातार हमारा कार्यक्रम देखते हैं। अगर अब बिहार से कोई उपराष्ट्रपति बनता है तो समझ लेना चाहिए कि इस्तीफा दिया नहीं बल्कि लिया गया है। नहीं, इस्तीफा मतलब आपदा में अवसर भी
खोजा जा सकता है? देखिए, बिहार वाला एंगल एंगल तो बहुत चल रहा है। मोहन प्रकाश जी के मित्र हैं, नहीं, उसमें कुछ लोग जिनका नाम भी चल रहा है। नीतीश कुमार तो भाई संचालन करना पड़ेगा सदन का। हाँ। नीतीश कुमार तो हो ही नहीं सकते। नहीं, बहुत कोई हो सकता है कि नहीं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इसमें उपसभापति हैं, उनका भी नाम बहुत चल रहा है। हरिवंश जी का, वो भी हम सब लोगों के मित्र हैं, पुराने हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बीजेपी, मेरी अपनी समझ ये कहती है, बीजेपी किसी गैर भाजपा पृष्ठभूमि के व्यक्ति को उपराष्ट्रपति नहीं बनाएगी। देखिए, सतपाल मलिक और जगदीप धनखड़ के प्रयोग के बाद ये दो प्रयोग तो ऐसे हो गए कि नहीं, वो भी एक चर्चा चल रही है कि भाई जाट नहीं संभल में आते इस सरकार के, ना चौधरी वीरेंद्र सिंह आए, ना सतपाल मलिक, और अब जगदीप धनखड़ और नौ चौटाला आए। जाट जब मुगलों के पकड़ में के काबू नहीं आए तो किसके काबू आएंगे? वो कौन जाट था, वो जो बुलंदशहर का जो औरंगजेब से लगातार लड़ते रहे, वो तो पुरानी कहावत है। लेकिन मैं जाट की बात नहीं कर रहा हूँ। गैर भाजपा पृष्ठभूमि के जो नेता हैं उनको संवैधानिक पद 2 पद का हम लोग देख चुके हैं। तो ये गलती दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे मुझे नहीं लगता। जो भी व्यक्ति बनेगा वो बीजेपी का ही कोई होगा, और चाहे उससे मैसेजिंग हो या हो उनको, क्योंकि अब 2 साल अपनी सरकार चलाने, सरकार का जो बहुमत की स्थिति है इस वक्त, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, ऐसे में वहां उनको अपना लॉयलिस्ट चाहिए। धनखड़ जी के साथ ये था कि वो मोर लॉयल देन लॉयल थे वो। पर ये एक संदेश जो आशुतोष भी कह रहे हैं, राकेश कनौजिया हैं, वो भी यही सवाल पूछ रहे हैं, जो सरकार की बात नहीं मानेगा या तो ईडी द्वारा तलब किया जाएगा या इस्तीफा देकर जाएगा। मतलब ये और लोगों के लिए भी संदेश दे दिया है कि हम उपराष्ट्रपति से भी इस्तीफा ले लिया भाई, जैसा हम कहेंगे, जो हम कहें वही सही। संदेश तो है सीधे सीधे, क्योंकि देखिए, लेकिन सुनिए, सॉरी मैं कर रहा हूँ, ये भी संदेश है कि अब चला चली का बेला है। जब सीढ़ी से आदमी नीचे उतरने लगता है तो कहाँ जाके गिर के रुकेगा कोई भरोसा नहीं है। अब ये सरकार का नीचे का जाने का इसका प्रारंभ हो गया है। चलिए, ये तो वो तो थोड़ा सा हमेशा उम्मीदवार, जब वो आशावान रहना चाहिए। हम सब इस पर डिस्कस कर चुके। जब वो 4:30 बजे की मीटिंग, आप मोदी बताइए कभी ऐसा हुआ है कि सत्ता पक्ष के लोग बीएससी की मीटिंग में न जाए? नहीं, बीएससी की मीटिंग क्या में कभी ऐसा हुआ है सदन के नेता और वो न जाए? और वही संकेत था, सदन का नेता कह दे कि आपका जो है रिकॉर्ड नहीं होगा, और आसन बैठा हुआ है उसके सामने अगर ऐसा नहीं, उसमें एक और बयान भी है, उसका भी संज्ञान लेना जरूरी है। जरा बयान सुनवाइए, जेपी नड्डा ने कल सदन में क्या कहा था, ये भी कड़ियां जुड़ती हैं, जरा सुनिए। गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। अरे गुस्सा मत करो भैया, अरे गुस्सा मत करो, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, व्हाटएवर आई विल से दैट विल गो ऑन रिकॉर्ड, यू शुड नो। अब है, ये भी एक कड़ी है क्या? 1 मिनट सर, 1 मिनट रुकिएगा। ये भी एक कड़ी है क्या कि नेता सदन कह रहे हैं नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, वो उनका अख्तियार नहीं है, वो तो सभापति का अख्तियार है। और ये भी वो जो नाक की लड़ाई, ईगो टसल, ये कड़ी भी है क्या एक? देखिए, जब आप संवैधानिक संस्थाओं के अधिकारों के दायरे का अतिक्रमण करने के लिए ही एक किसी खास व्यक्ति को एक खास पद देंगे, पहले आप राज्यपाल पद पे उसे आजमाया, एक बिल्कुल जो भाजपा के लिए बहुत ही दिक्कत तलब प्रदेश है, और उसके बाद में उपराष्ट्रपति पद पे उन्हें पारितोषिक देके उनके प्रदर्शन के बदले आप लाए वहां पे। अच्छा, अब उसने भी कुछ वैसा ही काम कर दिया आपके खिलाफ जो आप उससे करवा रहे थे दूसरों के खिलाफ। ये केवल, ठीक है, हम उसको एक इस तरह से देख सकते हैं कि भाई नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से अपना शक्ति प्रदर्शन किया, लेकिन क्या ये सरकार के लिए क्राइसिस पॉइंट नहीं है? मैं मोहन प्रकाश जी वाली एक पार्टी जुड़े हुए हैं, वो उस तरीके से इस बात को कह रहे हैं, मैं एक समीक्षक की दृष्टि से कह रहा हूं, क्या ये सरकार के लिए संकट का बिंदु नहीं है? मुझे लगता है कि पिछले 11 साल में ये दूसरी बार एक सरकार के लिए संकट का एक बिंदु आया है। पहला बिंदु तब आया था 2015 में, जबकि उत्तर प्रदेश और दिल्ली के अंदर ये बुरी तरीके से चुनाव हार गए थे और मार्गदर्शक मंडल की तरफ से एक खत लिख दिया गया था। उसकी वजह से भाजपा के अंदर कुछ चीजें अस्थिर हुई थी। ये दूसरी बार एक पॉइंट आया है, दिल्ली और बिहार, जी हाँ, दिल्ली और बिहार, दिल्ली बिहार की बात कर रहा हूं। ये दूसरी बार आया है कि उपराष्ट्रपति पद पे बैठा हुआ एक व्यक्ति सरकार की मर्जी के बिना, सरकार के शीर्ष नेतृत्व की मर्जी के बिना एक काम करता है जिससे सरकार अस्थिर होती है, विचलित होती है, और वो पूरा प्रपंच रचती है उनका इस्तीफा सरकार की तरफ से तो खामोशी है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है, उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है। देखिए, इस वक्त जो समीक्षाओं का बाजार है उसमें कई नैरेटिव चल रहे हैं। एक पक्ष ये है जिस पर अभी हम लोग चर्चा कर रहे हैं
कुछ दो पक्ष और भी हैं, मतलब बताइए ये है। ना। हाँ, दूसरा पक्ष एक ये भी है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ सत्ता के इस विन्यास में जो परिवर्तन करना चाहता है, ये उस परिवर्तन का पहला संकेत है। अब ये कितनी दूर तक जाएगा, कितनी गहराई तक जाएगा, कहां तक जाएगा, कौन कौन इससे प्रभावित होगा, ये अभी नहीं कह सकते। ये धीरे धीरे करके अनफोल्ड होगा, धीरे धीरे करके इसकी परतें खुलेंगी। और अभी तो दूसरा एक और खामोशी narrative बता सरकार दूं। की नहीं, जगदीप धनखड़ भी खामोश है, हाँ। फोन स्विच ऑफ है उनका। स्विच ऑफ है, पर वो कब आते हैं वापस सार्वजनिक जीवन में और वो क्या बोलते हैं, ये भी बहुत इसका महत्वपूर्ण है। इंतजार रहेगा। हाँ। और भी इसके अलावा भी कुछ नैरेटिव हैं, कुछ ऐसे नैरेटिव भी हैं जिनको मैं नहीं चाहता हूं अभी मैं उनको कहूं, क्योंकि जब बातें निकल के आएंगी तब उसके बाद में उनकी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि पहली बार मोदी जी ने सत्ता में आने के बाद जो उसका पूरा कॉन्फ़िगरेशन, पूरा विन्यास बनाया था, इस बार वो विन्यास हिलता हुआ दिख रहा है, उसमें एक दरार दिख रही है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा देकर सरकार को बैकफुट पर ला दिया है, नरोत्तम सिंह पूछ रहे हैं। छोटा सा जवाब चाहूंगा। बिल्कुल है, मैं इसीलिए कह रहा हूं कि ये केवल ये मानना कि इससे मोदी जी और मजबूत होकर उभरे हैं, उनकी जो अथॉरिटी है वो अनडिमिनिशेबल है, इस प्रकार का जो आइडिया नहीं, है। इस्तीफा देकर अथॉरिटी को चैलेंज भी, चुनौती दी जा रही है ना। बिल्कुल, देखिए उन्होंने साफ जब कहा या गया, ये एक्सेप्टेंस अभी आप ही कह रहे थे कि एक बड़े मंत्री के साथ उनकी हुज्जत हुई और वो उस पर टिके रहे, उन्होंने कहा हम उपराष्ट्रपति, ऐसी खबरें आ रही हैं। हम सब लोग देखिए, थोड़ा बहुत हम लोगों की समीक्षा में कयास का पहलू है बहुत ज्यादा। हो सकता है मोहन प्रकाश जी को बहुत ठोस जानकारी हो और मैं उसका स्वागत करूंगा, यहां ना बताएं तो बाद में मुझे बता दें। हाँ। लेकिन ये है, इसमें कयास का पहलू, लेकिन तो सारे कयासों में एक सच्चाई भी है। ये राजनीतिक धमाका है दर्शकों, इसमें कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। और इसमें बहुत सारी परतें हैं, कुछ परतें खुल रही हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी आ रही है। मैं इन्हें पुख्ता जानकारी के तौर पर कतई आपके सामने पेश नहीं कर रहा हूं, पर ये जो धुआं उठा है, कहीं आग तो लगी है और ये आग बुझेगी या और भड़केगी, आने वाला वक्त बताएगा। आज इतना ही। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।